वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और लगातार चौथे दिन आज एक अच्छी रिकवरी बाजारों में देखने को मिल रही है। 23,000 का आंकड़ा एक बार फिर निफ्टी ने रिक्लेम किया है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,000 का आंकड़ा आज इंट्राडे ट्रेड में बैंक निफ्टी ने भी पार किया। अभी थोड़ा बहुत हल्का नीचे आया है, सम बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 76,000 का आंकड़ा आज सेंसेक्स ने भी पार किया। तो लगातार चौथे दिन से हम खरीदारी देख ही रहे हैं और रिकवरी अच्छी खासी आ चुकी है। फेड की बैठक का कल आउटकम आया जिसमें उन्होंने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ को लेके जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स है वो थोड़े बहुत फेड आउट हो रहे हैं। 50 बेसिस पॉइंट का कट 2025 में अभी भी उन्होंने कहा है कि आ सकता है। इसके चलते हुए यूएस मार्केट्स भी कल पॉजिटिव टेरिटरी में भी बंद हुए अच्छी खासी तेजी के साथ। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए आज भी एक नया उच्चतम स्तर छुआ है। सिल्वर में भी अच्छी बॉयंसी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास कामकाज कर रहा है और वहीं अगर हम क्रूड को देखें तो 71 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कामकाज करते हुए बाजार की दिशा अभी तो हमें अच्छी लग रही है, लेकिन इस दिशा पे हमें क्या करना चाहिए इस पे हम चर्चा करेंगे। कौन से ऐसे स्टॉक्स है, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिन पे हमको नजर रखनी चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर अविनाश गोरखसाकार, ही इज डायरेक्टर रिसर्च एट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर नीलेश जैन, ही इज वीपी एंड हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स एट सेंट्रम ब्रोकिंग। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं शुरुआत अविनाश सर से करूंगी। अविनाश सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। लास्ट 4 days हैव बीन रियली नाइस। बहुत समय के बाद हमने एक लगातार बढ़ते हुए मार्केट्स को देखा है, हरे निशान में मार्केट्स को देखा है। आप कितना कंफर्टेबल है इस जोन में अब, क्योंकि अभी तक तो ट्रेंड क्लियर नहीं था, लेकिन अब ये लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हम एक पॉजिटिव मूव में आ चुके हैं। आपका क्या मानना है? ये तो पहले तो आपने सही कहा कि मार्केट में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आई है। आई थिंक कल जो फेड की मीटिंग भी जो आई उसमें एक बात अच्छी थी कि उन्होंने क्लियरली कहा है कि 2025 में 50 बेसिस पॉइंट्स कट की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि क्लियरली आई थिंक संकेत वैसे मिल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जीडीपी का आंकड़ा उन्होंने कम कर दिया है, एम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा एलिवेटेड दिखा है और इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा एलिवेटेड दिखा है। तो नियर टर्म में थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा मार्केट, क्योंकि टैरिफ को लेके अभी 2 अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो रिजीम शुरू हो जाएगा उससे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेगा वो हमको देखना पड़ेगा। बट डोमेस्टिकली मुझे लगता है सीपीआई का नंबर कम हो चुका है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा टेपेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को अच्छा लग रहा है कि डॉलर इज आल्सो टर्निंग वीक, इसलिए शायद डॉलर इंडेक्स भी 108-9 से अभी 103 हो गया है। तो ये सारे पॉजिटिव संकेत है और एटलीस्ट नियर टर्म में तो लग रहा है कि 22,000 का जो लेवल है वो निफ्टी ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी वैल्यू बाइंग आएगी। आई थिंक मेरे ख्याल से दिस इज द टाइम टू लुक आउट फॉर गुड क्वालिटी कंपनीज जो अच्छे नंबर्स मार्च में और आने वाले साल में प्रेजेंट करेगी। तो मार्केट का डायरेक्शन तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आने वाले जो अप्रैल टू जून के क्वार्टर में किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे वो मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा। बट ओवरऑल इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट और अभी शायद खरीदने का टाइम आ गया है। तो मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को ये मौका खोना नहीं चाहिए। अच्छी क्वालिटी कंपनीज मिल रही है, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रख के अपना पोर्टफोलियो बनाने का टाइम शायद अभी आया है। जी नीलेश, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में पहले उसने कंसोलिडेट किया इन अ वेरी नैरो रेंज 22,300 से 500 के 530 के बीच के दायरे में बहुत समय बिताया। उसके बाद पिछले 4 दिनों में करीब करीब 700 अंकों की यहाँ पे हमने एक अच्छा मूव देखने को मिला। ये मूव कितना सस्टेनेबल है? कौन से अपर लेवल्स है जहाँ पे आप रेजिस्टेंस देखते हैं निफ्टी के लिए? एंड बैंक निफ्टी 50,000 का आंकड़ा आज पार कर चुका है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मैम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ये सारे ही इंडिकेशन है एक बेस फॉर्मेशन के, और जिस हिसाब से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमने पिछले 4 दिनों में देखा है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटता हुआ नजर आ रहा है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ऑन डेरिवेटिव फ्रंट 23,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो आज क्रॉस हो चुका है और एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ से और बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कॉल राइटर्स काफी एक्टिव थे 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर। अब यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग है वो और कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि टेक्निकली निफ्टी ने आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, जो प्लेस था 22,970 पर। ऑलरेडी 21 डीएमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो प्लेस है 22,600 पे। तो 2 इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट 3 इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। निचले स्तरों से 1,000 पॉइंट की रैली हम देख चुके हैं। यहां से जो मोमेंटम है वो हमें कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है।
23,500 अब 100 डे मूविंग एवरेज का जो लेवल है वो लेवल हमें इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अनदर 400 टू 500 पॉइंट की मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो इस मोमेंटम को डेफिनेटली प्ले किया जा सकता है, बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। Okay. और आज वीकली एक्सपायरी है, एक्सपायरी के चलते 23,100 के आसपास की हमें एक्सपायरी नजर आ रही, हो सकता है उसके ऊपर का लेवल हमें आज के सेशन में देखने को मिल जाए। बैंक निफ्टी यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा है, कंपेरेटिवली एक आउट परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 50,500 से 51,000 तक के लेवल हमें मास सीरीज में बैंक निफ्टी में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाय एंड डिप की रणनीति यहाँ पर भी अपनाने की सलाह होगी। इंडिया वीक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स में आज भी गिरावट देखने को मिल रही है, 13 के लेवल के नीचे अब इंडिया वीक्स फिसल चुका है। तो ये सारे ही पैरामीटर्स अगर हम जोड़ ले तो सेटअप काफी पॉजिटिव है। ब्रॉडर मार्केट्स निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग साइड में ट्रेड पे फोकस करके चलने की सलाह होगी। अविनाश सर, जैसे कि अभी नीलेश ने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी मोमेंटम बना हुआ है और एक बार फिर दौड़ जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ शुरू हो चुकी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आई स्पीक टू, इन्वेस्टर्स आई स्पीक टू, दे से दैट पैसा जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही बनेगा। लार्ज कैप फंड लेना सही है बट डायरेक्टली निवेश करना सही नहीं है। आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, जिनका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो वो डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ऊपरी लेवल से ऑलमोस्ट 70-80% प्राइस करेक्शन हो चुका है और जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है, जहाँ पे Q3 की परफॉर्मेंस अच्छी है, आई थिंक मिसाल के तौर पे अगर आप होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ऊपरी लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, आपको सेक्टर चुनना है और आपको उस सेक्टर में जो फ्रंटलाइन कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज, वहां पे फोकस करें और थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखें, क्योंकि देखिए बाजार में बाउंस जरूर आया है लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि ये कितना सस्टेन होगा। तो मेरे ख्याल से आपको अप्रैल टू जून के क्वार्टर तो पहले वेट करने, आई मीन इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी द नंबर्स विल बी बेटर देन द मार्च क्वार्टर। और ये एक बार ट्रेंड शुरू हो जाएगा तो मार्केट्स में लिक्विडिटी का फ्लो भी ज्यादातर जो आउटफ्लो है वो भी कम हो जाएगा। तो आई थिंक डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप में आपको अगर पैसा लगाना है तो टाइम फ्रेम कम से कम 8 to 12 मंथ्स का रखिए और उसी से अच्छा पैसा बनेगा। नीलेश, अगर हम डिफेंस स्पेस में देखें तो वहाँ काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, शार्प करेक्शन भी देख चुके थे, 40 से 50% टूटे भी थे ये स्टॉक, लेकिन अब उभरते हुए भी अच्छे से दिख रहे हैं। आप HAL की बात करें, आप मज़गांव डॉक की बात करें, आप कोचीन शिपयार्ड की बात करें, दे हैव सीन अ वेरी गुड रिकवरी, है बाउंस बैक। उनके चार्ट्स क्या कहते हैं? आई मीन रिकवरी सस्टेनेबल और नॉट सस्टेनेबल, या फिर आपको लगता है कि मोमेंटम के साथ ये भी थोड़ा बहुत चलेंगे और उसके बाद फिजल आउट हो सकते हैं? देखिए, डिफेंस में इनफैक्ट अगर आप देखें मैम, जब मार्केट में करेक्शन हो रहा था तो डिफेंस में उस प्रकार का करेक्शन हमने नहीं देखा था। स्पेसिफिकली आप मज़गांव डॉक पर अगर नजर डालें तो इनफैक्ट यहाँ पर तो काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है अक्रॉस। अगर हम डिफेंस की बात करें तो मज़गांव डॉक एक बेटर प्लेस अभी भी नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर अगर थोड़े से पोजीशन लिहाज से देखें तो 2630 वाला मज़गांव डॉक हमें 3000 के ऊपर के लेवल दिखा सकता है। एक काफी बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। कल के सेशन में हमने देखा था, आज फॉलोअप मूव हम देख रहे हैं। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए विद इन डिफेंस स्पेस। मज़गांव डॉक हमारी प्रीफर्ड बेट है शॉर्ट टर्म के लिहाज से 2800 और थोड़ा सा पोजीशन नजरिया रखे तो 3000 प्लस तक के लेवल हमें मज़गांव डॉक में देखने को मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे 2480 2500 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा HAL, BDL, इनफैक्ट ये कुछ एक स्टॉक्स है जहां पर हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है, बट पुल बैक यहां से और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो करंट लेवल पर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। अगर आप GRSC जैसे काउंटर पर भी नजर डालें तो यहाँ पर भी एक काफी अच्छा मोमेंटम हमें निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है। तो हमारी राय होगी कि यहाँ पर इस मोमेंटम को प्ले किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म की यहाँ पे अप्रोच होनी चाहिए अक्रॉस ऑल स्टॉक, बट मज़गांव डॉक हमारी एक प्रीफर्ड बेट है। जी अविनाश सर, अगर हम IT स्पेस की बात करें तो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने IT स्पेस में देखी है। अगर हम ईयर टू डेट देखें जनवरी से अब तक, अगर IT इंडेक्स है लगभग 13-14% कट्स हमने देखे हैं, वहीं निफ्टी को देखें तो 3-4% का कट हमने जनवरी से अब तक देखा है। सो इस अंडर परफॉर्मेंस को आप कैसा देखते हैं? चौथी तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं, नतीजे से कैसी उम्मीदें रखनी चाहिए?
ट्रम्प टैरिफ्स को लेके, वहाँ के रिसेशन को लेके वो एक दबाव तो बन सकता है, पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है ऑन दैट फ्रंट। सो कैसे प्ले करना है हमको आईटी स्टॉक्स को? नहीं, बिल्कुल देखिए, चौथा तिमाही का नंबर तो ऑनलाइन नॉर्मल क्वार्टर होना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है, जैसे आपने कहा कि 2 अप्रैल से टैरिफ्स शुरू हो जाएंगे और जी। मुझे जो लगता है कि देखिए, टैरिफ्स अगर शुरू होते हैं तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आएगा और यूएस को भी इसका एक प्राइस चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी काफी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। तो अभी जो मार्केट में रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आता है यूएस में, जी। तो जो नए ऑर्डर विन्स है वो आने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और आपको शायद 1-2 क्वार्टर वेट करना पड़े जब तक आपको टैरिफ्स का पूरा इम्पैक्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से क्लैरिटी किसी को भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, इस लेवल पे कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। Okay. मैं समझता हूँ कि अगर ये टीसीएस है या टिपिकली एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, टिपिकली छोटी कंपनीज में परसिस्टेंट है, केपीआईटी, ये सारी अच्छी कंपनीज है, बट फ्रैंकली इनमें कोई री रेटिंग ट्रिगर एटलीस्ट नियर टर्म में नहीं है। तो आई वुड प्रेफर टू वेट फॉर द मार्च क्वार्टर और अप्रैल टू जून क्वार्टर में होपफुली अगर ऑर्डर विन शुरू होती है तो मेरे ख्याल से एक कंफर्ट रहेगा। बट अभी एज ऑफ नाउ कोई भी बड़ी आईटी कंपनी इंडिया से उन्होंने कोई बड़ा ऑर्डर विन नए में अनाउंस नहीं किया है। तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच गीतू। मेरे ख्याल से अप्रैल टू जून के क्वार्टर के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और क्लैरिटी आपको मिलेगी। जी नीलेश, अगर हम पिछले एक हफ्ते में देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स निफ्टी 50 के रहे हैं एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस एंड एमएनएम। इनमें से कोई स्टॉक जो आपको पसंद है? बिल्कुल मैम, देखिए ऑटो स्पेस पे हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। ऑटो स्पेस में से महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर हम एक फॉलो अप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। नॉट ओनली महिंद्रा एंड महिंद्रा बट ऑल्सो टू व्हीलर स्पेस, बजाज ऑटो, हीरो मोटो पर भी हमारा ध्यान है, जहां पर हम एक खरीदारी की सलाह हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंट को दी हुई है बजाज ऑटो में। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा इस पर्टिकुलर काउंटर में 2900 से लेके 2950 तक का मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। काफी अच्छा मूव हमें निचले स्तरों से देखने को मिला है। 2700 के स्टॉप लॉस से थोड़ी सी डिप मिले तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। एनबीएफसी स्पेस में बिल्कुल आपने श्रीराम फाइनेंस का जिक्र किया, इसके अलावा अक्रॉस ऑल एनबीएफसी स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं। एलटीएफ हो गया, इसके अलावा बजाज ट्विंस। सो एनबीएफसी स्पेस अगर थोड़ा सा और करेक्ट होता है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड वहां पे फेवरेबल होंगे, तब इसे लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी, क्योंकि पिछले 4 दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप पर इसे खरीदारी करके चले। पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल एज अ होल ध्यान पॉजिटिव साइड में बनाए रखने की सलाह होगी। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से हमें यहाँ पर और भी मूव अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। जी अविनाश सर, आज फिर एक खबर आई कि अडानी एंटरप्राइजेज इज आल्सो एंटरिंग इनटू केबल एंड वायर बिजनेस। उससे पहले हमने आदित्य बिरला ग्रुप से अनाउंसमेंट सुनी थी, उसके बाद उस दिन तो काफ़ी लुढ़के थे हेवल्स, पॉलीकैब जैसे कंपनियां। आज भी वही हाल है, दे आर सीइंग अ डेंट ऑफ अराउंड 10 to 13%। ऐसा क्या हो रहा है इस बिजनेस में कि सभी दे वांट टू गेट इनटू ऑल दिस बिजनेस? इज इट रियली गोइंग टू बी दैट बिग? नहीं, देखिए गीतू, मुझे लगता है कि जब पेंट सेक्टर में ग्रासिम ने कहा था कि वो एंटर करेंगे, और मेरे ख्याल से अभी तो सभी को पता है कि बहुत एग्रेसिवली बिरला ओपस मार्केट में अपनी पोजीशन बना रहा है। देखिए, कोई भी सेक्टर में अगर कोई बड़ा मार्केट लीडर है जिसका बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है, या मे बी सेक्टर वेयर ओनली 3-4 प्लेयर्स आर देयर, वहां पे हमने देखा है कि ये जो बड़े ग्रुप्स होते हैं ये डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और पेंट सेक्टर में जो हुआ है वही शायद वायर और केबल सेक्टर में होगा। मार्जिन प्रेशर में आ गए हैं, मार्केट शेयर में डेफिनेटली एशियन पेंट्स हैज लॉस्ट फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स। तो वायर एंड केबल सेगमेंट में जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है जैसे पॉलीकैब हो गया, केईआई हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं कि कस्टमर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ऑब्वियसली ऑन द प्राइसिंग पॉइंट अगले 1.5-2 साल आपको काफी कॉम्पिटिटिव प्रेशर देखने को मिलेगा। ये कहना मे बी नॉट बी राइट कि इमीडिएटली 6 मंथ में क्या होगा, बट अगले 1.5-2 साल में तो डेफिनेटली मार्केट तो ग्रो करेगा, बट काफी अपॉर्चुनिटी नए प्लेयर्स को मिलेगी। और अडानी ने अगर टाई अप करके इस बिजनेस में आया है तो ऑब्वियसली उनके ग्लोबल प्लान्स भी काफी बड़े होंगे। तो इन दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक इट्स नाउ गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम फॉर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स लाइक केईआई एंड पॉलीकैब। तो ये जो 10-12% का डाउनसाइड आप देख रहे हो वो थोड़ा सा फियर फैक्टर है, बट मेरे ख्याल से इन द नियर टर्म तो कुछ नहीं होगा। बट अगले में भी FY27 से आपको इन कंपनीज का नंबर्स पे असर देखने को होगा। तो आई वुड से दैट इट्स बेटर टू स्टे अवे फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि जब भी कंपटीशन ऐसे सेक्टर में आता है तभी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती है, मार्जिन प्रेशर आता है,
और री रेटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी भी आप देखोगे तो पॉलीकैब या केईए का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 60-65 है। तो ये लेवल ऑफ जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, ये तो डेफिनेटली सस्टेन करना अभी इस माहौल में काफी डिफिकल्ट लग रहा है। नीलेश, गोल्ड से जुड़ी कंपनियों की बात करते हैं। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, आज भी एक नया उच्चतम स्तर छुआ है और सेंको गोल्ड भी अपर सर्किट पे है लास्ट 3 सेशन से। टाइटन आज टॉप गेनर्स की श्रेणी में शामिल है निफ्टी 50 के। दोनों ही स्टॉक सेंको गोल्ड एंड टाइटन आपके चार्ट्स पे क्या? बिल्कुल मैम, देखिए सेंको गोल्ड तो निचले स्तरों से लगातार सर्किट पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते फिलहाल, बट हो सकता है ये जो मोमेंटम निचले स्तरों से हमने देखा है लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन 300 तक इस काउंटर को ले जा सकता है। बट फिलहाल के लिए इन लेवलों पर कोई भी ट्रेड यहाँ पर लेने की सलाह नहीं होगी। इसके अलावा टाइटन देखिए कंपेरेटिवली बेटर प्लेस है, क्योंकि करेक्शन के बाद स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन दिखा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिले। और ऊपरी स्तर पर अगर हम इसकी प्रीवियस ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 3850 से 3900 की जोन में ये हाई बना चुका है। अब इन लेवलों पर करेक्टेड लेवल पर है, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, पोजिशनल नजरिया यहाँ पे रखना होगा। 3050 और 3100 की जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस लगाएं। 3350 और 3400 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप पे इसे लॉन्ग करें और पोजीशन नजरिया रखें। इसके अलावा अगर आप इस पर्टिकुलर स्पेस की बात करें तो मन्नापुरम फाइनेंस एक दूसरा स्टॉक है जहां पर स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छा मोमेंटम हमने यहाँ पे देखा है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर भी नजर रख के चल सकते हैं। 220-225 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है, 207 का स्टॉप लॉस रखना होगा। अविनाश सर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में अब क्या करना है? इंडसइंड के फियास्को के बाद थोड़ा बहुत धक्का तो पहुंचा, बट देन अदर प्राइवेट बैंक्स जो है वो बेनिफिट हुए, चाहे आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, कोटक हो, एचडीएफसी हो। और अगर हम पीएसयू स्पेस में देखें तो एसबीआई एंड बीओबी, कैनरा बैंक, दे हैव आल्सो बीन ट्राइंग टू रिकवर एंड डू वेल। सो इस स्पेस में अब क्या करना चाहिए? प्राइवेट स्पेस के साथ रहना चाहिए या पीएसयूज में अच्छी वैल्यूएशन के चलते हुए अच्छा मोमेंटम भी बन सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए दोनों प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, क्योंकि इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, जीडीपी ग्रोथ नंबर हमारा इकोनॉमी का पड़ता है, तो ऑब्वियसली बैंक्स विल प्ले अ बिग रोल। और आईसीआईसीआई बैंक तो ऑलरेडी काफी अच्छा चला है, 1200 रुपए से अभी आई थिंक 1300 रुपीज का लेवल क्रॉस कर चुका है। तो मुझे लगता है कि इवन एट डीज लेवल्स किसी को अगर लंबी अवधि के लिए पोजीशन लेनी है तो ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। प्लस इंडसइंड बैंक का जो प्रोसेस फेलियर हो गया है उसका एक थोड़ा सा रब ऑफ इफेक्ट भी इनको मिलेगा। बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी ऐसे बैंक्स है गीतू जो बुक वैल्यू के नीचे चल रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक देखोगे, पीएनबी देखोगे, तो यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है। मुझे नहीं लगता है कि अभी एसेट क्वालिटी का कोई इशू है, क्योंकि इन बैंक्स ने काफी मेहनत करके अपनी बैलेंस शीट्स को स्ट्रॉन्ग किया है। होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY26 में जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन पड़ेगा तो ऑब्वियसली उसमें बैंक्स विल प्ले अ बिग रोल। सो आई थिंक कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे विकल्प अच्छे हैं, प्रोवाइडेड आपका नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने है। जी नीलेश, वीबीएल एंड गोदरेज कंज्यूमर दोनों ही स्टॉक्स को अगर देखें तो एक वीक की मोमेंटम काफी अच्छा रहा है। वीबीएल हैज गेन्ड अराउंड 14% इन अ वीक्स टाइम और गोदरेज कंज्यूमर में भी करीबन 7 से 8% का इजाफा हमने एक हफ्ते में देखा है। दोनों ही स्टॉक्स ऑन चार्ट्स। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बट कंपैरेटिवली अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो बीपीएल ज्यादा बेटर प्लेस नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक ने काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाया है 440-460 की जोन में। और रिसेंटली अगर आप पिछले 4-5 दिनों से देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 580 और 600 तक का मूव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे 540 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। फ्रेश खरीदारी करनी है तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें, क्योंकि इस मंथ में मार्च सीरीज में 27% का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं होगी, बट ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये बेटर प्लेस है, यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है, करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं और मोमेंटम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 1150 1170 तक की जोन में। 1050 1055 की रेंज में स्टॉप लॉस लगा के इसे खरीद के चल सकते हैं। अविनाश सर, अर्निंग सीजन अब आने ही वाला है, कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, तो अर्निंग सीजन को देखते हुए आप
कैसे प्ले आउट करेंगे? विच आर द सेक्टर्स जो आपको लगता है कि अर्निंग्स अच्छी आनी चाहिए एंड द सेक्टर्स वन शुड स्टे अवे? आई थिंक देखिए, एक सेक्टर जो स्टे हुए है वो तो डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट फोकस्ड वाली कंपनियां है, क्योंकि अभी तो एक्सपोर्ट में काफी इश्यूज है। हमने काफी कंपनी से बात की, तो टैरिफ से लेके जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है उनके लिए दिक्कत है कि अप्रैल टू जून कोई क्वार्टर में उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज जो ऑटो सेक्टर में काम कर रही है या जो होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, टिपिकली जो कैपिटल गुड्स या कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां पे आपको पॉजिटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। आई थिंक ऑटो सेक्टर में हमको लग रहा है कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर विल बी मच बेटर देन द दिसंबर क्वार्टर। तो जैसे नीलेश ने कहा, महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारा टॉप पिक है। हमको लगता है कि इवन फ्रॉम द करंट लेवल अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो करीबन 31-3200 का टारगेट प्राइस आपको अगले 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी प्लेयर्स हैं, जैसे कि तेजस नेटवर्क है, इंडस टावर है। मुझे लगता है कि ये कंपनीज भी काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। और सबसे बड़ी बात, टेलीकॉम सेक्टर में अभी जिस प्रकार से ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से ये अगर सस्टेन होता है तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के लिए और भी अच्छा टाइम देखने को मिलेगा। तो आई थिंक यू हैव टू बी सिलेक्टिव। और होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तो हमको इंडियन होटल्स पसंद है, लेमन ट्री पसंद है, बीएलएस इंटरनेशनल पसंद है। तो ये सारी स्टॉक्स मुझे लगता है कि चौथा क्वार्टर भी इनके लिए काफी अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। नीलेश, रिलायंस ऑन चार्ट्स कुछ लगता है दम है? क्योंकि दम तो है, क्योंकि फर्स्ट मूवर तो यही रहा है, बट नाउ इट इज स्टेबलाइजिंग अगेन, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है विद इन अ वेरी नैरो रेंज। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूंगा कि बड़ा मूव एक्सपेक्ट ना करते हुए ग्रेजुअल रिकवरी हम कह सकते हैं वो देखने को मिल सकती है। कोई बड़ा स्पर्ट शायद इमीडिएट बेसिस पे देखने को ना मिले। पिछले कुछ एक दिनों में जिस हिसाब से निफ्टी में हमें 4 दिनों में लगातार एक बड़ी रैली देखने को मिली है, उसमें रिलायंस का पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल था। तो उस पॉइंट को देखते हुए मेरे ख्याल से यहाँ पर बड़ी अपसाइड शायद रिलायंस में देखने को ना मिले। बट यस, इट्स अ गुड बैट, गुड पोर्टफोलियो बैट। इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी अच्छा है। अगर नजरिया 6 से 8 महीने का है तो बिल्कुल इन लेवलों पर रिलायंस को एक्यूमुलेट करना चाहिए। काउंटर एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है। पिछले लगभग 3 से 4 महीनों में देखें तो एक काफी लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि एक काफी अच्छा साइन है एक्यूमुलेशन का। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पोजीशन नजरिया रख के इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड करके चल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग लिहाज से खरीदारी करना चाहते हैं तो 1225 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 1280 और 1300 तक के अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और पोजीशन लिहाज से 1380 और 1400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निलेश, एक और स्टॉक इंडिगो, जिसने आज एक नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है, इट्स क्रॉस्ड 5000 लेवल्स नाउ, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम काफी समय से ये हमारे रडार पर है, हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। रीजन बीइंग, टेक्निकली यहाँ पे पिछले कुछ समय पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था, और जिस हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइस में एक शार्प डिक्लाइन हमने देखा है, तो उसका एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी एविएशन सेक्टर है, और इंडिगो एक प्रिफर्ड बेट भी है। एक बहुत ही बड़े राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, और सितंबर मंथ से जो एक फॉर्मेशन बना था कंसोलिडेशन वाला, वो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर अभी भी जगह है ऊपरी स्तरों पर। थोड़ा सा पोजीशनल नजरिया यहाँ पे रखना होगा। 5300 से 5500 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर होगी, क्योंकि 8% का उछाल इस सप्ताह में और 14% का उछाल इस मंथ में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और मार्केट के विपरीत ये पर्टिकुलर काउंटर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो विद स्टॉप लॉस बिलो 4800 इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी खरीदारी करने की सलाह होगी। एक स्टैगर्ड वे में ऐड करें, 5300 से 5500 तक के लेवल ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। अविनाश सर, एफएमसीजी स्पेस में अगर कहीं से परफॉर्मेंस आ रही है, वो परफॉर्मेंस आ रही है, जैसे हमने वीबीएल की बात की या फिर हमने गोदरेज कंज्यूमर की बात की, लेकिन जो प्योर एफएमसीजी प्लेज लाइक एचयूएल, आईटीसी, इनमें ज्यादा मोमेंटम है नहीं, और क्या हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस की आपने बात की, तो उनका तो दिसंबर ईयर एंडिंग है, तो बहुत अच्छा नंबर उन्होंने प्रेजेंट किया है। वॉल्यूम ग्रोथ भी था, वैल्यू ग्रोथ भी था।
बट अगर हम लीवर या ब्रिटानिया या डाबर जैसी कंपनीज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी भी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लैगिंग है, और होपफुली अप्रैल टू जून के क्वार्टर में कहीं ना कहीं आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बजट में 12 लाख का जो एग्जाम्पशन लिमिट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, प्लस जी। जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने इनिशियली अनाउंस किया है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट डिमांड पे, स्पेसिफिकली रूरल कंजम्पशन पे आपको अप्रैल टू जून के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। जी। तो हो सकता है कि जनवरी टू मार्च ऑल्सो केतु विल नॉट बी अ ग्रेट क्वार्टर, करेक्ट। बट मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि इस बार मानसून अगर अच्छा होता है, रूरल डिमांड में पिकअप होती है, तो ये सारी कंपनीज में री रेटिंग के लिए जगह तो है। बट हाँ, एक बात तो क्लियर है कि मार्केट थोड़ा सा डेटा सेंट्रिक है, तो यहाँ पे नंबर्स आने के बाद ही आपको शायद स्टॉक में अच्छी री रेटिंग देखने को मिलेगी। तो नियर टर्म में तो कोई ट्रिगर नहीं है, बट हाँ, थोड़ा सा अगर लंबा विजन है तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश का मौका बन सकता है। नीलेश, आपके रडार पे कौन से शेयर हैं? बिल्कुल, देखिए लिस्ट तो थोड़ी लंबी है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ओएमसी स्टॉक्स हमें अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी जगह है। जिस हिसाब से आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में हमें एक काफी अच्छा बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले बीपीसीएल इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 278 एंड 285 के अपसाइड टारगेट होंगे। 263.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। इसके अलावा हमने ऑटो स्पेस का जिक्र किया था, उस स्पेस में बजाज ऑटो विद इन टू व्हीलर स्पेस काफी अच्छा प्लेस नजर आ रहा है। यहाँ पर एक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन इनफैक्ट मैं कहूंगा देखने को मिला है। डेरिवेटिव डेटा अगर हम देखें तो शॉर्ट कवर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऊपरी स्तर पर 8,200 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 7750 के स्टॉप लॉस से बजाज ऑटो इस पर्टिकुलर स्टॉक पर भी नजर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा मेटल स्पेस एज ए होल हमें पसंद आ रहा है। विद इन मेटल स्पेस वेदांता ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पर एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर 482 से लेके 488 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 461 का स्टॉप लॉस होगा और वेदांता को भी लॉन्ग करके चलने की सलाह हो। तो 3 स्टॉक्स जो है वो नीलेश ने दिए हैं आपको, तीनों स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच नीलेश फॉर योर टाइम। अविनाश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स प्लेजर होस्टिंग यू गाइज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं और अभी निफ्टी को देखें तो डे हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए 172 अंकों की अब मजबूती निफ्टी में देखने को मिल रही है। डे हाई जो था वो 23,083 का था, तो बिल्कुल उसके पास ही है। तो डे हाई पे निफ्टी कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली ऊपर के स्तरों से देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी 49,846 के आसपास का लेवल यहाँ बना हुआ है। यहाँ कोई ज़्यादा रुझान नहीं है, बट निफ्टी इज़ डूइंग क्वाइट वेल। वहीं अगर हम मिड कैप इंडेक्स को देखें तो निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छा खासा एक इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी 1 बजे। आपके सवालों का जवाब लेके हम हाजिर होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को पोस्ट करते रहिएगा, जिसे हम अपने 1 बजे के कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप का QR कोड, जिसे आप जो स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।